In the decomposition of H2O2 at 300 Kelvin, the energy of activation is found to be 18 kilocalorie per mole. Decomposition of H2O2. H2O2 का डिकम्पोजिशन इस तरह से होता है और इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज 18 kilocalorie per mole. While it decreases to 6 kilocalorie per mole when decomposition was carried in presence of catalyst at 300 Kelvin. This is without catalyst. This is without catalyst. जबकि कैटालिस्ट के साथ में यदि इसी रिएक्शन को करा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्जर्व होती है 6 किलो कैलोरी पर मोल. दिस इज विथ कैटालिस्ट. At 300 Kelvin, the temperature is 300 Kelvin. How many times is the catalyzed reaction faster than uncatalyzed one? How many times a catalyzed reaction is faster than uncatalyzed one? Means how many times rate law constant is greater than the previous case. Once again, it's over the effect of catalyst. हम अच्छी तरह से जानते हैं कैटालिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और वह होती हुई दिख रही है. विदाउट कैटालिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी 18 किलो कैलोरी थी, विद कैटालिस्ट वही एक्टिवेशन एनर्जी 6 किलो कैलोरी हो गई. कैटालिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती हुई हमें दिख रही है. यही चीज हमने इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में सीख भी रखी है. अब यदि एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह से कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो गई, इसे डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट लॉ कांस्टेंट कितना बढ़ गया यह डिटरमाइन करेंगे. देखिए कुछ इस तरह से K is rate law constant without catalyst, K dash is rate law constant with catalyst. This is without catalyst and this is with catalyst. Arrhenius equation. इन इक्वेशन पर आप जितने सवाल करोगे उतना ही इन इक्वेशन पर आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी. मैं क्लास में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि क्लास में मैंने 4-5 सवाल करा दिए, 4-5 सवाल आपने घर पे कर लिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. साल भर तक एग्जामिनेशन तक तो आप इन इक्वेशन को नहीं भूलोगे, अप्लाई कर सकोगे. दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन करूंगा. मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैटालिस्ट के साथ रेट लॉ कांस्टेंट जनरली अधिक होता है, कैटालिस्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. तो हमेशा लार्जर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी वो सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहता है. इस बात को दिमाग में रखना कि यदि स्मॉल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लार्ज क्वांटिटी करूंगा और वो रेशियो लेस देन 1 आएगा तो अननेसेसरी सॉल्व करते समय थोड़ा दिमाग पे टेंशन आता है. लार्ज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल क्वांटिटी करूंगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1. उसको मुझे बड़ी अच्छी तरीके से देखना समझना आता है, रिलेटिवली इजियर. तो मैंने के डैश अपॉन के करा, के डैश अपॉन के, ए कैंसल्ड, e टू द पावर ई ए माइनस ई ए डैश बाय आर टी. और इक्वेशन भी मैंने लिख रखी थी, log of k dash upon k is EA minus EA dash by 2.303 RT. यह इक्वेशन मैंने लिख रखी थी. पहले नेचुरल लॉग लिया, फिर लॉग टू द बेस 10 कर दिया, 2.303 का फैक्टर लिखा. इनिशियली मैं नेचुरल लॉग लिखता हूं,
natural log of ln k dash by k is EA minus EA dash by RT. पहले नेचुरल लॉग के साथ लिखता हूं, फिर टू द बेस 10 कर देता हूं. अब काम है सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का. इसी समय कर दिया जाए. लॉग ऑफ k dash by k is EA minus EA dash. 18 minus 6 किलो कैलोरी पर मोल is equal to 2.303 into. अब R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. मैंने थ्योरी पढ़ाते समय समझाया है, R की वैल्यू बहुत सोच समझकर देखकर सब्स्टिट्यूट की जाती है. R की हमें 4-5 वैल्यू पता है, कैलोरीज में, जूल्स में, किलो कैलोरीज में, किलो जूल्स में, लीटर एटमॉस्फेयर में, अर्ग्स में. इस जगह पर जब एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरीज में दे रखी है, तो आर की वैल्यू भी किलो कैलोरीज में ही सब्स्टिट्यूट की जाएगी, जिससे कि यह किलो कैलोरीज टर्म कैंसिल हो जाए. आर की वैल्यू किलो कैलोरीज में क्या है? इट्स 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन. मैं आर की वैल्यू रख रहा हूं 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन. अब टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है, जो कि 300 केल्विन दे रखा. इस तरह से इक्वेशन को जब आपने अप्लाई करा, इक्वेशन में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो अलग अलग टर्म्स और उनकी यूनिट को विशेष ध्यान देना चाहिए. यदि आप यूनिट्स पर विशेष ध्यान देते हो तो कभी भी सिली मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी. हमेशा आप बिल्कुल परफेक्टली करोगे. देखिए, किलो कैलोरीज कट रही है, पर मोल कट रहा है, केल्विन भी कट रहा है. ये सारी चीजें कटती दिख गई मुझको. और अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, लॉग ऑफ k डैश अपॉन k इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 12 लिख दूंगा. 12 इंटू 2.303, अभी ऐसा कैसे कह देता हूं, और 2 और 3, ये ऐसा कैसे ही, ये 10⁻³ है, 10⁻⁻1 हो जाएगा. 2.303 इंटू 0.6, 2.303 इंटू 0.6. यह 2 इंटू 10⁻³ इंटू 300, ये 0.6 होता दिख रहा है मुझको. अब मैं इसको यहीं कहीं सॉल्व करता हूं. 0.6 इधर 0 और इधर हो गया 20. log of k dash upon k is 20 by 2.3. टू 2.3 को रफली लिख देता हूं 7/3, 7/3 रफली. और यह हो गया 60/7 रफली. 60/7 हो गया 8.56 4 5 8.5 समथिंग. मीन्स इट्स 10⁸ से ज्यादा, 10⁹ से कम. k dash upon k is greater than 10⁸ and less than 10⁹. Means rate with catalyst upon rate without catalyst 10⁸ से ज्यादा और 10⁹ से कम. जो भी वैल्यू मुझे इस रेंज में दिखेगी मार्क कर दूंगा. Learn to solve such problems.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तब भी रफली इस तरह से आंसर कंक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सिक्स्थ प्रॉब्लम। On the top of a certain mountain, the atmospheric pressure is 0.7 atmosphere and pure water boils at 363 Kelvin. Top of mountain pressure है 0.7 atm और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 363 Kelvin. And a climber finds that it takes 300 minutes to boil an egg. Time of boiling an egg is 300 minutes. Against 3 minutes at 373 Kelvin. और यही एग 3 मिनट में बॉयल हो जाता है यदि टेम्परेचर 373 केल्विन हो तो। मतलब एट सी लेवल जहां प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फियर, जहां बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, वहीं पर ये जो टाइम है यह 3 मिनट होता है। Calculate the rate constant K1 upon K2 at 373 and 363 Kelvin. Energy of activation of reaction for the reaction when egg boiled. Assume Arrhenius factor to be C. Now this is an interesting situation. कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम दिया जाता है और उसमें ढेर सारा डेटा देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करी जाती है। यह प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के चक्कर में उनने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो आपको पहली बार में तो पूरा कंफ्यूज करके रख देती है कि इसमें से कौन सा डेटा कम का है। वंस अगेन, एक वह कैंडिडेट जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी होगी वह तो कंफ्यूज हो जाएगा, और एक वह कैंडिडेट जिसने बहुत अच्छी तरह से सारी बात को समझ रखा वो काम का डेटा छांट लेगा। सबसे पहले मैं फिनोमेना बताता हूं। भाई सी लेवल समुद्र तल पर यदि हम बात करें तो प्रेशर 1 एटमॉस्फियर होता है। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फियर होता है तो वाटर अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो हमने डिफाइन कर रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, इस पर बॉइल होता है। इस टेम्परेचर पर जब वाटर बॉइल होता है, इस कंडीशन पर यदि हम एक बाउल लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर अंडा डालें और उसको उबालने लगे तो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर होगा 373 केल्विन। इस टेम्परेचर पर उस अंडे के उबलने वाली जो प्रक्रिया है वो 3 मिनट के अंदर हो जाएगी। 3 मिनट के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन है सी लेवल पर। मगर जब हम माउंटेन पर चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो वहां पर हमने एक समस्या सुन रखी है और वो समस्या यह है कि खाना इतना इजीली पकता नहीं है। चावल पकाने जाओ बहुत समय लग जाता है, अंडा उबालने जाओ बहुत समय लग जाता है, और वही चीज इधर डिस्क्राइब कर रखी है। टॉप ऑफ द माउंटेन, एक माउंटेनियर, एक पर्वतारोही माउंटेन के ऊपर चला जाता है, भूख लग रही है, अंडा है उसके पास में, अंडा उबाल के खाना चाहता है। कच्चा अंडा खाना नुकसानदायक होता है, इसलिए उबालना चाहता है, उबाल के खाना चाहता है उबला अंडा। अब वो उबले अंडे को जो उबालने वाला जो काम करता है वो इधर तो 3 मिनट के अंदर हो रहा था, वहां पर चूंकि टॉप ऑफ माउंटेन पर प्रेशर है 0.7 एटमॉस्फियर, प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो जाने से क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जो वाटर 373 केल्विन पर बॉइल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है, वह टॉप ऑफ माउंटेन पर 10 डिग्री कम। 10 डिग्री कम मतलब
90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 363 केल्विन, 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप बाउल में अंडा डाल रहे हो और उसको उबालने की कोशिश कर रहे हो, मगर वहां टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से वह अंडा अब 3 मिनट में उबलने की बजाय 300 मिनट ले रहा है, 100 गुना ज्यादा समय बढ़ गया। 5 घंटा लगेगा उसको अंडा उबालने के लिए। यह स्थिति हो जाती है। टाइम 100 गुना बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना कम हो गई। इस आधार पर उसने पूछा है कि बताओ इन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर रेट लॉ कांस्टेंट का रेशो क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। हम इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 is equal to K1 upon K2 and rate is inversely proportional to time। जितना ज्यादा समय लगता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होती है। फिनोमेना तो सेम हो रहा है, अंडे का उबलना, उसमें हीट तो समान रूप से जा रही है। उसमें जो ज्यादा समय लेगा उसका रेट कम, जो कम समय लेगा उसका रेट ज्यादा। इट्स इक्वल टू T2 बाई T1। इसे यदि मैं कंडीशन 1 कह दूं, इसे मैं कंडीशन 2 कह दूं, तो इधर हो गया T2 3 मिनट्स, इधर हो गया T1 300 मिनट्स। This is equal to K1 by K2, 1 by 100। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाय RT। K1 by K2 और K2 by K1 is E to the power EA by RT minus RT2 by E to the power minus EA by RT1, AA cancelled, and this becomes E to the power EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2, or ln of K2 by K1 is EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2, or log of K1 K2 by K1। K2 by K1 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 100/1 हो जाएगा। 100/1 लिखना मुझको जरा आसान रहेगा। इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यह इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। इनफैक्ट हमने लिख रखी है फैक्टर टेम्परेचर में। अब log ऑफ K2 बाय K1 कर देता हूं, दैट इज log ऑफ 100। log ऑफ 100 में अच्छी तरह से जानता हूं, log ऑफ 100 टू द बेस 10 वुड बी 2। बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू लिख दूंगा। इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, मुझे निकालना है 2.303
इनटू, अब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय हम हमेशा ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल्स में दे रखी है या कैलोरीज में दे रखी है, जरूर देख लेंगे। यदि ऑप्शंस में जूल्स में दे रखी है तो 8.314 लिखूंगा, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में आ जाए। और ऑप्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यदि कैलोरीज में दे रखी है तो इधर 2 लिखूंगा। मैं इसी समय आंसर देख लेता हूं मेरी शीट के पीछे। जो 6th प्रॉब्लम है, 6th प्रॉब्लम का आंसर दे रखा है किलो कैलोरीज में। 6th प्रॉब्लम का आंसर किलो कैलोरीज में दे रखा है, तो आर की वैल्यू में किलो कैलोरीज में लिखता हूं 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। अपने आप वो चीज कैंसिल होगी। 1/T1, T1 मैंने यहां कहा है 1/363 माइनस 1/T2 373 एंड एक्टिवेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी log 100 हो गया 2 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 363 इंटू 373 अपॉन 10। दिस kilocalories would be the activation energy. Activation energy is 2 into 2.303 into 2 into 2 4 कर दो इसको 4 into 363 into 373 into 10⁻⁴ kilocalories. Now here the point to be noted is, first of all, activation energy is never a negative value. Activation energy is always a positive value. उस ग्राफ को देखो, उस कर्व को समझो, रिकॉल करो, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप इधर एक बात और समझो, इवन इफ इक्वेशंस में लॉग और इस तरह की क्वांटिटीज अपीयर होती हैं, एग्जामिनेशन में भी इस तरह के डेटा दिए जाते हैं, इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं, नेवर लूज हार्ट, नेवर गिव अप। इन फंक्शंस को भी खूब देखो, खूब प्रैक्टिस करो और इन केसेस में भी रफ आंसर निकालने की हमेशा कोशिश करो। यह मत सोचो कि इसके लिए कैलकुलेटर अनिवार्य है। बिना कैलकुलेटर के भी आपको इसकी एक रफ वैल्यू देखकर एक रफ वैल्यू अंदाजा लगाने की कोशिश करना चाहिए और वो सीखना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आपको कभी भी कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा और इस तरह के सवाल जरूर दिए जाएंगे। इट डजंट मीन कि यह सवाल छोड़ दिया जाए, करना चाहिए और रफली आंसर गेस करके मार्क भी करना चाहिए। चलिए अब 7th प्रॉब्लम करेंगे। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 द रेट कांस्टेंट एट दिस कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द 2 मोल ऑफ NO2। देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 द रेट कांस्टेंट K1 इज 83.9 एट 600 Kelvin and K2 is 407 at 645 Kelvin. Calculate the energy required for the decomposition of 2 moles of NO2. देखिए, such a decomposition phenomena for decomposition energy versus reaction path generally goes like this. This is reactant and this is product. डिकम्पोजिशन फिनोमेना के लिए यह ग्राफ होता है और इसमें जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है वही
इस रिएक्शन की एंथैल्पी होता है। मतलब इसमें नीचे नहीं आता है कर्व, वहीं का वहीं। इस बात को नोट करने के बाद अब यह सवाल बिल्कुल आसान हो गया। यदि यह बात हमारे दिमाग में क्लिक कर गई तो अब log of K2 by K1 is EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। हम अर्हेनियस इक्वेशन लिख देंगे। log of K2 की जगह 407, K1 की जगह 83.5 is equal to EA 2.303 आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले वंस अगेन मैं आंसर देख लेता हूं कि जो आंसर दे रखा है वो किस यूनिट में दे रखा है। 7th प्रॉब्लम का आंसर दे रखा है किलो जूल्स में, तो आर की वैल्यू में किलो जूल्स में सब्स्टिट्यूट करूंगा। 8.314 into 10 to the power minus 3, 1 by T1, T1 is 600 minus 645। इस तरीके से यह 407 डिवाइड बाई 80.3 हो गया log 5, नियरली log 5। भाई 80 इंटू 5 एग्जैक्टली log 5 नहीं है, 80 इंटू 5 400, मगर ये 3.5 है तो 415 होता, 417 होता तो बिल्कुल ही 5 हो जाता, मगर फिर भी मैं 5 log 5 लिख रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 8.3 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 45 by 600 इंटू 645। इधर से एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। log 5 की वैल्यू होती है 0.7 रफली 0.6990 होती है। यह कुछ log की वैल्यूज जो है ये भी हमें मेमोराइज करनी होगी। जैसे log 2 की वैल्यू नियरली 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.69 जिसको हम 699 जिसको हम 0.7 लिख देते हैं, तो log 5 आया तो 0.7 लिख दिया। ये कुछ log की वैल्यूज जो है ओवर द प्रैक्टिस आपको याद हो जानी चाहिए। 0.7 इंटू 2.303 इंटू 8.3 इंटू 10 to the power minus 4 इंटू 600 इंटू 645 डिवाइडेड बाय 45। रफली एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आया इसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब उन्होंने पूछा कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल। 1 मोल के डिकम्पोजिशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, 2 मोल के डिकम्पोजिशन के लिए डबल एनर्जी। तो जो आंसर है उसमें मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एच और 2 टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी। सॉल्व दिस 7th प्रॉब्लम। इसके बाद अब 8th प्रॉब्लम कर डालेंगे तेजी से। 8th और 9th सवाल भी कर लेते। द रिएक्शन ट्वाइस NO2Cl gives you twice NO2 plus Cl2. This is a reaction has experimental rate। इसका एक्सपेरिमेंटली यह समझ में आया कि इसका रेट होता है K इंटू NO2Cl। प्रपोज द मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, इस लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल NO2Cl का। इसका मतलब पक्का है यह रिएक्शन कुछ इस तरह से जाना चाहिए। इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में NO2Cl इस तरह से टूट जाएगा NO2 में और एक Cl, एंड दिस मस्ट बी अ स्लो स्टेप। और इसका जो क्लोरीन एटम बना है यह काफी अनस्टेबल होगा,
यह क्लोरीन एटम दूसरे NO2Cl को अटैक करके NO2 उसमें से अलग कर देगा और Cl2 बना लेगा, एंड दिस मस्ट बी फास्ट। फास्ट स्टेप पर रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं चलेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म स्लो स्टेप पर चलेगी। स्लो स्टेप में सिर्फ एक NO2Cl का मॉलिक्यूल है जो टूट रहा है इस तरह से और धीरे धीरे टूटा। इस वजह से यह मैकेनिज्म निश्चित होना चाहिए। 9th प्रॉब्लम इसी समय कर देता हूं, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ध्यान से प्रॉब्लम को देख लीजिए। Two first order reaction proceed at 25 degrees centigrade at same rate. The temperature coefficient of the first reaction is 2 and that of second reaction is 3. Find the ratio of rate of this reaction at 75 degrees centigrade. अब एक का अल्फा 1 है 2, दूसरे का अल्फा 2 है 3 और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 25 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस डेल्टा टी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो रिएक्शन रेट है, रेट एट टी प्लस डेल्टा टी अपॉन रेट एट टी इज अल्फा टू द पावर डेल्टा टी बाय 10। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 50 डिग्री टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे, टी प्लस 50 यदि हम करेंगे, तो रिएक्शन रेट जो मल्टीप्लाई होगी वो अल्फा टू द पावर 5 से होना चाहिए। इधर जो भी कुछ R0 है, जो भी कुछ R25 है, दैट इज R0, R75 must be 2 to the power 5 into R0 or 32 R0 in this case. While here whatever is rate at 25, it's R0, while at 75 degrees centigrade it must become 3 to the power 5 R0. 3 to the power 5 means 3 into 3 9, 27, 81, 273 R0 means the ratio of the two rates, इसको R लिख दो, इसको R dash लिख दो, R dash at 75 upon R at 75 would be 273 upon 32. This must be the ratio of the rates at 75 degrees centigrade. These are few illustrative problems over effect of temperature, effect of catalyst.